नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और इसी क्रम में हमारे साथ आज खास मेहमान हैं अनिल यादव अनिकेत जी, जो व्यंग कवि हैं, हरदोई से हमारे साथ जुड़े हैं। संपादक हैं साहित्य साधना पत्रिका के हरदोई से। साथ ही महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश साहित्य सभा हरदोई के और विशेष दूरदर्शन के वंशमोर कार्यक्रम में भी काव्य पाठ कर चुके हैं। गोपाल राम गहमरी व्यंग्यकार सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं और लेखन जो है वो सामाजिक राजनीतिक विषमताओं पर काव्य लेखन रहता है। तो बहुत बहुत स्वागत है अनिल यादव साहब आपका एटीवी पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टूडियो में मौका देने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार। और समस्त जुड़े हुए श्रोताओं का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं जी। आप लगातार काव्य पाठ तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अब इसी बीच हमें लगा कि आपके बारे में हमारे दर्शकों को भी बताया जाए कि आपने कब से शुरुआत की, कहाँ से शुरुआत की और साहित्य में कैसे जुड़े। कब आपको लगा कि माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर हो गई है, वाणीपुत्र आप बन चुके हैं, आपके अंदर भी वो प्रतिभा है जो लेखन शैली तमाम अन्य साहित्यकारों के अंदर है। जी जी, एक घटना जुड़ी हुई है। मैं इंटर क्लास में पढ़ रहा था, तो वहाँ मुझको हिंदी जो पढ़ाते थे मेरे गुरुजी डॉक्टर वशिष्ठ सिंह यादव जी, वो अपनी एक कहानी बता रहे थे कि जब उन्होंने डॉक्टरेट की तो उसमें थीसिस लिखी, उसमें लिखे हुए गीत कह रहे थे कि मेरे ट्रांजिस्टर पे बजते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और इससे पहले भी कविताएं पढ़ के मेरा एक कौतूहल मेरे अंदर बनता था कि एक कविताएं मैं भी लिखूं, कैसे लोग लिखते हैं। तो वहीं से एक प्रेरणा मिली, गुरुजी से प्रेरणा मिली कि वो भी लिखते हैं। उन्होंने बताया कि मैंने एक किताब लिखी है, तो और कौतूहल बढ़ा। तो वहीं से मैंने सोचा कि मैं भी लिखूंगा और फिर एक दो कविताएं लिखी, एक क्रम टूटा, फिर लिखी, फिर क्रम टूटा। और 2017 से जो है मैं इसमें विधिवत मैंने काम किया, मंचों पे गया। आज जो है सभी का बड़ा प्यार और सम्मान मिल रहा है। आज भी हालांकि मैं बड़ी रोज कोशिश करता हूँ कि अच्छे लोगों से, अच्छे साहित्यकारों से मिलूं, अच्छा साहित्य पढ़ूं, जिससे कुछ मैं समाज को, साहित्य को अच्छा दे पाऊं। जी, पहले की व्यंग में और अब के व्यंग में, क्योंकि व्यंग का तरीका तो अब बदला है, कहीं ना कहीं जो विधा है वो कितना बदलाव उसमें जी हुआ है। क्या देखा है आपने उस व्यंग में और इस पे आज के व्यंग में? जी जी, काफी बदलाव है। मुझे लग रहा है कि व्यंग्य, हालांकि मैं मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत छोटा कलमकार हूँ, लेकिन बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। आज के दौर के ज्यादातर कवि मतलब व्यंग्य को सिर्फ हास्य से जोड़ के देख रहे हैं। हास्य का मतलब ही व्यंग्य समझ रहे हैं। हास्य व्यंग्य में जो एक बड़ा अंतर है, उस अंतर को ही नहीं समझ पा रहे हैं। जी तो ये बड़ी जो है विडंबना है। और मंचों पे जो है जिस तरीके का हास्य आज परोसा जा रहा है, जिस तरीके से व्यंग्य के नाम पे जो कविताएं परोसी, हालांकि आज भी चोटी के व्यंगकार हैं, संपत सरल जैसे लोग अपनी बात को चुटीले अंदाज में कहने का ढंग, और तमाम भी लोग हैं जो कि बड़ा अच्छा व्यंग्य दे रहे हैं। लेकिन जो है मंचों ने वो गरिमा जो एक होती थी, एक जो फुहड़ता हास्य व्यंग्य के नाम पे जो परोसी है, तो कहीं ना कहीं कुछ गिरावट जरूर आई है। व्यंग की, बिल्कुल व्यंग की जो असली परिभाषा यही है, क्योंकि साहित्य में एकमात्र विधा व्यंग ऐसी है जिसके माध्यम जी से शासन, प्रशासन और सरकार पर जो है टिप्पणी की जा सके या उनको चेताया जा सके, उनको जो है जगाया जा सके, समाज को जागृत किया जा सके। व्यंग इसीलिए तो पढ़े जाते हैं। लेकिन व्यंग में बिल्कुल अगर कोई बिल्कुल। और कई विधाएं आप घुसेड़ देंगे या कर देंगे तो फिर तो वो व्यंग की जो परिभाषा है वही पलट जाएगी, वही बदल जाएगी। वो परिभाषा बदल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही सर। जी तो जैसे आप, एक दोहा व्यंग्य का मैं आपको सुनाता हूँ। जी बिल्कुल, मैं चाह भी रहा था, स्वागत है आपका, क्योंकि जी मैं जी, चाह तो रहा था कि बातचीत हम बाद में करते रहेंगे। दर्शक हमारे जो बीच है बीच में इंतजार कर रहे हैं। चलता रहेगा। जी तो एक दोहा देखिएगा, जो कि तमाम पिछली राजनीति, वर्तमान राजनीति, आगे आने वाली राजनीति पर भी कहीं न कहीं जिस तरीके से एक राजनीतिक मानसिकता खूब बन चुकी है, उसपे मुझे लगता है कहीं कुछ ठीक सा लिख गया है कि हाय उजाला माँगता,
हाय उजाला मांगता दीपक हाथ पसार, तम के हाथों बिक गई सूरज की सरकार, तम के हाथों बिक गई सूरज की सरकार। सूरज की सरकार। जी। अब यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि सूरज कौन है, सरकार कौन है? जी। बस जी। यही यही व्यंग्य है। कौन सूरज है, कौन जो है अंधेरा है, कौन उजाला है, कौन सरकार है, जो जहाँ पे है वो अपने आप में सब समझ लेते हैं कि हमारे लिए कहा गया है या किसके लिए कहा गया है। बस यही व्यंग्य है, जो समझा तो मतलब जाए आपने लेकिन कहा आपने तो जो जाए। व्यंग किया है उसका अर्थ यही है कि सरकारें भले ही बदलती रहें लेकिन व्यंग नहीं जी, बदलेगा, व्यंग सभी पर लागू व्यंग्य होगा। नहीं बदलेगा, आज इनकी व्यंग्य नहीं सरकार है, बदलेगा। कल दूसरी की आएगी, क्योंकि सरकार जी, से पूरी तरह न तो कभी जनता सहमत हो पाती है और न हर सरकार बिल्कुल, से हो बिल्कुल, पाएगी, सरकार कितना भी अच्छा काम करे। बिल्कुल, जी। जी, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बहुत खूबसूरत। अब मैं चाहूंगा कि आप कोई अपनी प्रस्तुति आप दें जो हमारे दर्शकों के बीच में जो आपकी बहुत ज्यादा जो है ख्याति प्राप्त हो, क्योंकि आपने मंचों से लेकर के दूरदर्शन तक का सफर तय किया है, तो निश्चित जी, तौर पर आप अपने जिले के अंदर जो है प्रतिष्ठित कवियों में आपकी जो है गिनती की जाती है और इसी के लिए मैंने जी, आमंत्रित भी कवि की इस श्रृंखला में, ताकि जो है जिले के लोग तो जाने ही लेकिन प्रदेश में और अन्य देश भर में लोग आपको जो है सुन पाएँ, आपकी जो शैली है लिखने की, जी, उसको भी समझ पाएँ। जी। जी, जी। तो जैसा कि आप चाहते हैं तो मैं कुछ एक थोड़ा कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक मुक्तक आपको देता हूँ और जितने भी हमारे अरुणेश मंच आनंद से जी जुड़े हैं। अरुणेश आनंद जी हमारे नेटवर्क पर आ भी चुके हैं, लिख रहे हैं आपके लिए कि बहुत सुंदर गुरुजी। जी। हाँ, अरुणेश जो है मुझे बहुत मानते हैं और मुझसे अगर कहीं फँसते हैं तो हालाँकि मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन वो जी। भी साथ में सीखने का ही काम करते हैं। वो अलग बात है कि मुझे सम्मान देते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ मैं भी सीख रहा हूँ और वो भी साथ में सीखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद अविनाश भाई आपका। तो देखिएगा, एक मुक्तक से शुरुआत करता हूँ, जो हम पर भी लागू होता है, सब पर लागू होता है जी। कि सिर पैर भीन जिसके बाद यूँ न हाँकिए, ऐसा न थूको बात जिसको खुद ही चाटिए। अरे गैरों की ज़िंदगी में फँसाते हो टाँग क्यों? अपना भी गिरेबान कभी आप झाँकिए। तो मेरी कविता साहब ऐसी है, जी। मैं कवियों, कलमकारों, साहित्यकारों, पत्रकारों को फटकार लगाती है मेरी कविता। जी। पंक्तियाँ देखिएगा कि राष्ट्र धर्म पर लिखे नहीं जो सबके सब हरजाई हैं। राष्ट्र राष्ट्र धर्म धर्म पर पर। लिखे नहीं जो सबके जी। सब हरजाई हैं। सीना देख जवान का छलनी आंखें ना भराई हैं। अफमत लुटती बहन बेटियां सड़कों पर निर्वस्त्र दिखे और इन सब पर जो लिखे नहीं वो सारे कलम कसाई हैं। इन सब पर जो लिखे नहीं वो सारे कलम कसाई हैं। मेरा मानना है जी। मेरा मानना है कि कविता या तो कोई प्रश्न खड़ा कर रही हो, हुँ। या तो कोई सॉल्यूशन देती हो, या तो कोई हल जी। देती हो। हुँ। सिर्फ मनोरंजन के लिए अगर कविता की जाए जी। तो हालांकि वो कविता ही होती है, लेकिन मैं उसे बहुत सार्थक कविता नहीं मानता हूँ। जी। तो और तमाम जो आज का साहित्यकार, आज का पत्रकार, आज के जी। यूट्यूबर, तमाम जो जी। एक पाला खींचे हुए हैं, जिनको पक्ष में बात करनी होता पक्ष की बात कर रहे हैं, जिनको विपक्ष की बात करनी हो सिर्फ विपक्ष की बात कर रहे हैं। ढंग की जी। बात करने से बहुत लोग परहेज कर रहे हैं। उनके लिए सिर्फ एक पंक्ति देना चाहता हूँ जी। कि पक्ष लिखो न विपक्ष लिखो, अगर जिंदा हो तो निष्पक्ष लिखो। स्वच्छ लिखो। जी। क्योंकि बहते जिंदा लोग ही धारा के विपरीत तमाम स्वार्थों की बदौलत, तमाम डर की बदौलत, तमाम जो है पद लोलुपता की बदौलत सब हम लोग एक धारा में बह जाते हैं। हमें लगता है विपक्ष हमको ये लाभ दिलवा देगा आज या की सत्ता रचनाओं के लिए आप और अधिक जो लोग रचनाएँ आज कर रहे हैं जी, उसमें मेरा एक सवाल है कि कहीं न कहीं जो आज नवोदित कवि तो हमारे आ रहे हैं, लेकिन जो स्कूली शिक्षा है उसमें अंग्रेजी बहुत अब उसका विस्तार हो रहा है। हिंदी जी, धीरे-धीरे सिमटती जा रही, कहीं ये भी तो असर नहीं है कि अब हमारे कविता लिखने का अंदाज बदल रहा है क्योंकि भाषा दूसरी हावी हो रही है धीरे-धीरे। पहले तो बहुत हिंदी थी, तो बहुत ज़्यादा हिंदी साहित्य में हुआ करती थी। आज अब हिंदी का जी, जो स्तर है वो इसलिए भी गिर रहा है, उसका कारण है कि अब हम देसी शब्द और पता नहीं कौन-कौन से शब्दों का चयन कर रहे हैं, वो कभी-कभी समझ सिर से ऊपर गुज़र जाते हैं, साहित्य के लोगों के खासकर। भले ही उसको आज की नहीं पब्लिक समझ रही हो,
क्योंकि जिन विद्यालयों से पढ़े हुए लोग रचनाएं आज कर जी, रहे हैं, उन्हीं विद्यालयों से पढ़े हुए लोग रचनाएं सुन भी रहे हैं। पुराने लोग बिल्कुल, जिन बड़े विद्यालयों से निकल करके रचनाएं रचते थे, उन्हीं विद्यालयों से निकलने वाले लोग सुनते थे। तो वो एक ही जगह से निकलने वाले थे, लिखने वाले भी एक ही विद्यालय के थे, एक ही गुरुकुल के थे और पढ़ने वाले भी एक ही गुरुकुल के थे। तो अब उसमें ये कहा जा सकता है कि श्रोता और साथ में जो साहित्यकार होता था या गीतकार होता था, सुनाने वाला, वो दोनों एक ही जगह से थे, एक ही गुरु भाई थे। तो अब उनमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आज अब पुराने जो लोग हैं, उनको सुनने में समस्या होती है कि कैसी भाषा है, किस तरह की भाषा है। अब फुहड़ता और अश्लीलता भी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। लेकिन उस फुहड़ता और अश्लीलता को जो आज का वर्ग है, वो कहीं न कहीं उसको स्वीकार क्यों रहा है? क्या इसका जो है प्रभाव हमारे जो है स्कूली शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा है हमारी, उसके लिए ज़िम्मेदार तो नहीं है कहीं न कहीं है? जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही प्रश्न किया है आपने, बहुत वाजिब प्रश्न है और आज इस प्रश्न का हल हर एक मान के चलो जो एक शिक्षा का जो बाज़ारीकरण हुआ है, हुँ, एक मान के चलो एक मानसिकता बन गई है कि इंग्लिश मीडियम वाली, हुँ, बच्चा हमारा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, आगे क्या बनना है, आगे क्या दिक्कतें आनी है, हमें कोई उसका बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ मीडियम मिल जाए। तो वहाँ से दिक्कतें शुरू होती हैं और हम देखते हैं कि इन स्कूलों में जो भी कॉन्वेंट स्कूल है, मॉन्टेसरी स्कूल है या जो शिक्षा के का जो परिवेश बन रहा है, वहाँ पे हम देखते हैं जो भाषा की जड़, हमारी हिंदी भाषा की जो जड़ थी, जिसे ककहेरा से जहाँ हम शुरू करते थे, उस ककहेरा का बिल्कुल लोप हो चुका है, कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। उसकी वजह से जो है दिक्कतें जो आ रही हैं कि हमारी वर्तनी जो भी इंटर के बच्चे जो हैं उनकी वर्तनी अशुद्ध है, मात्रा कुछ और चढ़नी है, चढ़ा कुछ और रहे हैं, पढ़ना कुछ और है, पढ़ कुछ और रहे हैं। तो वहाँ से वर्तनी उनकी फिसलती है और एक चीज़ और मैंने देखी है, आज के विद्यालयों में जो हिंदी की पुस्तकें हैं, जो पाठ्य पुस्तकें, वो गद्य हो या पद्य हो, जो भी हो, तो उनपे बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। उनके लेसन नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। उनमें जैसे एक शब्द आया कि पंचतत्व, तो फिर बस वो बच्चे ने पंचतत्व पढ़ा, आगे बढ़ गया। उसको नहीं पता है पंचतत्व क्या होता है। उसमें जो है नवनिधि आया तो उसको नहीं पता है नवनिधि क्या होता है, कोई व्याख्या नहीं कर रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा है। अष्टसिद्धि शब्द आया है तो अष्टसिद्धि का मतलब बच्चा नहीं जानता है, वो अष्टसिद्धि से पढ़ के आगे बढ़ गया। तो ये सब वजहें हैं कि हम स्कूल में जो भाषा की, संस्कृत की जो पकड़ होती थी एक हिंदी भाषा पढ़ के, वो ढीली पड़ी है। उसके चलते कविता में जो है बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, समझने और लिखने दोनों में। जी। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि जो आज के दौर में मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि साहित्य को बढ़ाने के लिए मैं अक्सर जो है सभी से प्रश्न भी करता हूँ कि साहित्य को बढ़ाने के लिए भी जिस तरह से प्रयास करने चाहिए राजनीतिक लोगों ने, वो प्रयास नहीं कहीं न कहीं कर रहे हैं। राजनीतिक मंचों पर जो है फिर से कविता और कवि जो है आ जाने चाहिए, जो विलुप्त हो गए हैं। क्योंकि अब वो डायनासोर हो गए हैं कवि राजनीति के अंदर, वो पाए नहीं जाते हैं, अब वो सुने जाते हैं कि बहुत समय पहले आते थे, वो उनके दौर में, जी, नेहरू जी के दौर में आते थे, शास्त्री जी के दौर में आते थे। तो वो एक दौर चला गया है, उसको वापस क्यों नहीं लाया जाए? चौपालें चली गई हैं तो चौपालें बनाई भी जा सकती हैं। क्योंकि अगर बैठना-उठना कम हो गया, अगर चौपालें ही नहीं होंगी तो लोग बैठेंगे कहाँ? फिर कहते हैं लोगों के पास समय नहीं है, लोग मिलना नहीं चाह रहे हैं। भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में हमारा पेट तो बड़ा नहीं हुआ और ना तो हमारी इतनी आकांक्षाएँ सदैव बढ़ी रहीं। लेकिन अब खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि हम संसाधन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जीवन में। तो इन चीज़ों को लेकर के भी कभी आपने सोचा है कि इसको लेकर के भी कविताएँ की जाएँ? जी। बिल्कुल चर्चाएँ होनी चाहिए। हालाँकि जो आज जीवन का परिवेश जो बदला है, जो शैली बदली है, जी। तमाम या फिर ये व्यस्तता बढ़ी सोचते हुई हैं कि है। कलम बिक गई, कभी बिक गए, कलम बिक गई, कभी बिक गए, क्या गीतों में धार लिखूँ, दिल करता सब छोड़-छाड़ कर पायल की झनकार लिखूँ। क्या बात है, क्या बात है! बिल्कुल, ये तो बस मेरे मुँह की बात आ गई। बस यही तो मैं सोचता हूँ कि ये सब हो रहा है और हम मूक दर्शक बने हुए हैं। हम सिर्फ़ चाहे राजनेता हों, चाहे साहित्यकार हों, चाहे पत्रकार हों, सभी अपने-अपने जुगाड़ भिड़ाने में लगे हुए हैं। किस राजनेता को किस कवि के मंच पे लाने से फ़ायदा हो रहा है, किस कवि को किस राजनेता के मंच पे जाने से फ़ायदा हो रहा है,
किस पत्रकार को, किस नेता को डिबेट में बुलाने से फायदा हो रहा है, कौन कितना डोनेशन कर रहा है, कौन किसे राज्यसभा पहुंचा रहा है, बस पूरा का पूरा तंत्र इसी में लगा हुआ है। न कोई कविता की परवाह है, न राजनीति की परवाह है, न पत्रकारिता की परवाह है, न समाज सेवा की परवाह है, सारे जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो जब तक हम लोग उस जुगाड़ से बाहर नहीं आएंगे तो हमें लगता है साहित्य, देश, समाज, राजनीति किसी का भला होने वाला नहीं है। अच्छा, आज का प्रेम भी बड़ा सूक्ष्म सा होता जा रहा है। कुमार के दौर का बड़ा बिल्कुल। प्रेम हुआ करता था, उनके पहले का दौर का और बड़ा प्रेम हुआ करता था। कुमार जी की एक बड़ी शायरी है जिसको मैं आपको सुनाता हूँ कि आज प्रेम कितना जी। छोटा हो गया। बोले, एक लड़का और एक लड़की बस में चढ़े तो दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो लड़के के मुंह से बरबस ही निकल गया। बोले, तेरी पलकें उठें तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए, अगर सिसकारियां भर दे तो कत्ले आम हो जाए, और तुझको जरूरत ही नहीं मेरी बाहों में आने की, अगर ख्वाबों में आ जाए तो अपना काम हो जाए। तो आजकल का प्रेम जो है सुबह शुरू होता है और शाम तक ब्रेकअप ले लेता है। मतलब ये चीज जो है हो गई है प्रेम में। प्रेम तो वो है, स्नेह का विषय है, नेह का विषय है, देह का विषय नहीं है। अब जी। जो आज का प्रेम जो बनता जा रहा है वो देह का विषय, क्योंकि अब शब्द भी महंगे होते जा रहे हैं, शब्द अपनी मर्यादा भी खोते जा रहे हैं। चाहे देखिए, सिनेमा और साहित्य जो है वो समाज को बढ़ाने के लिए एक तरह से मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं, और यही गुरु और मार्गदर्शक जब कांटों भरे रास्ते में अगर ले जाएंगे अपने बच्चों को, तो फिर हमारा भविष्य जो है वो कांटों भरे रास्ते पर ही जाएगा। अगर वो जी। पथरीली राहों पर ले जाएंगे तो पथरीली राहों पर जाएगा, लेकिन अगर वो फूल वाली राहों पर ले जाएंगे और उनको मालूम है तो वहां भी जा सकते हैं। लेकिन लेके क्यों नहीं जाना चाहते आखिर लोग? फूल खत्म हो गए या रास्ते? जी। जी, बढ़िया प्रश्न है। और या जो लोगों में आपने एक और बात में मैं ऐड कर देता हूँ, या लोगों में जिज्ञासा बढ़ गई है कि फूल वाले रास्ते पर तो हमारे पूर्वज चलते ही आए, उन पर चल के क्या, ये जो 3 रास्ते जो और जाते हैं चौराहे के, इन पर कभी चल के नहीं गए हैं, तो इन पर लाओ चल के देख लूं। कई साहित्यकार यही तो नहीं आज आजमा रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग शोध और रिसर्च बहुत ज्यादा करते हैं कि लाओ इस पर जरा देख लूं, क्या पता उनसे ज्यादा उठ जाऊं, जरा चल के देख लूं तो क्या पता मेरी जो ख्याति है, उपलब्धि है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो यही वजह तो नहीं है कि अलग अलग रास्तों पर निकल गए हैं, उस रास्ते पर अब चलना नहीं लोग चाहते। जी। कहीं न कहीं अति महत्वाकांक्षा कि हम अति। कितनी जल्दी कितना पा सकें, वो प्रेम में भी वही है, अन्य जगहों पर भी वही है। और जैसा आपने अभी वर्तमान प्रेम पे जो आपने प्रश्न छेड़ा, वहाँ से ही मैं थोड़ा जुड़ने की कोशिश करता हूँ। इस प्रश्न जी। पर मैं आपके 5-7 मिनट लेना चाहता हूँ, मिल सकते हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, पूरा। तो मैंने भी इस विषय पे बड़ा लिखा है कि आज जो आपने अभी विश्लेषण दिया, तो प्रेम क्या रह गया है आज का, कि जो है आज का प्रेम जो है वो व्यक्ति की आत्मा की गहराई, हृदय की चाहत को देखकर नहीं किया जाता है। आज का प्रेम व्यक्ति की पॉकेट देखकर किया जाता है। पॉकेट का मतलब पॉकेट की ऊंचाई देखकर किया जाता है कि पॉकेट में कितना धन है व्यक्ति के। पंक्तियां देखिएगा जी। कि ऐसे दौर में साहब इसका एक मिल जाए कतरा बहुत, इसका एक मिल जाए कतरा बहुत, बस रहो होश में इसमें खतरा बहुत। आज का इश्क है फायदे पर टिका, जेब कतरी भी है जेब कतरा बहुत। और जो है समूचा प्रेम जो है एक शेर में परिभाषित करने की कोशिश करता हूँ। वर्तमान में प्रेम में चल क्या रहा है कि रवायत इश्क की बदल गई है यारो, जिसे जलील होना हो मोहब्बत कर ले। और वो मैंने भोगा है, आपको एक कविता के माध्यम से देना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल, स्वागत है आपका। लखनऊ के गंज के बाजार में कॉफी पी रहा था मैं कैफे बार में, तभी मेरी टेबल पर एक लड़की आई, बैठते हुए को शर्माई, फिर हौले हौले मुस्कुराई। खुदा कसम बड़ी खूबसूरत थी, खुदा कसम बड़ी खूबसूरत थी, हर ओर से सुंदरता की महानतम मूरत थी। बैरे से उसने भी काफी मंगाई और चुस्कियां लेते हुए बोली, भाई साहब आप कहाँ रहते हैं, आज कोई खास वजह है या हर वक्त यूं ही उदास रहते हैं? मैंने कहा मैडम मेरी छोड़े आप बताएं, मैंने कहा मैडम मेरी छोड़े आप बताएं,
आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ फरमाएं। उसने कहा, बड़े ही आशिक मिजाज लगते हैं, आपकी चितवन पे मर मिटने का जी करता है, आप तो मजनू के भी बाप लगते हैं। आप लगते मैंने हैं। कहा, मैडम मुझे लगता है कि आप बटरिंग करती हैं, लड़कियां क्या खास मरेंगी मुझ पर, मारने से तो मुझसे मक्खियां तक नहीं मरती हैं। उसने कहा, जो कुछ भी हो, लेकिन मैं तो आप पर दिलो जान से मर चुकी हूँ और आपकी आंखों से होते हुए आपके दिल में उतर चुकी हूँ। अब और बातें ना बनाओ, मेरे हमराही बनो और प्रेम रस में भी डूब जाओ। अब भूखे को रसगुल्ले मुफ्त में मिले, अब वो भूखे को रसगुल्ले मुफ्त में मिले तो मुंह में पानी आ ही जाता है। और उस जी, पर मेरी औकात भी क्या थी, इनके सामने तो विश्वामित्र जैसा ऋषि भी टिक नहीं पाता है। टिक नहीं पांच पाता है। मिनट में ही 5 मिनट में ही शिमला, मसूरी, नैनीताल, आगरा सब कुछ घुमा दिया था। लेकिन आंख खुली तो औंधे मुंह टेबल पर बेहोश पड़ा था। कर्मजनी ने ना जाने क्या सुंघा दिया था। मेरा पर्स, पैसे, बैग लेकर बड़ी आराम से वो न जाने कब की निकल चुकी थी और चली गई। बैग में पड़ी मेरी कवि धर्म वाली डायरी थी। एक कवि को पल भर में समूल लूट लिया। ये लड़की थी या कोई अश्लील शायरी थी, लेकिन क्यों दूं उस लेकिन ये लड़की थी या कोई अश्लील शायरी थी। अरे कभी इनके चक्कर में मत पड़ना, कभी इनके चक्कर में मत पड़ना, समझ नहीं पाओगे कि इनके अंदर छुपी कौन कौन सी बला है, हो इनके अंदर छिपी कौन कौन सी कला है। अरे होश ठिकाने लाओ इन्हें अबला कहने वालों, कभी चक्कर में पड़ो तो समझ आए कि ये कितनी खतरनाक बला है। क्यों दूं उस घटना का दोष किसी और को, सारा का सारा, सारा अंतिम पंक्तियां हैं कि क्यों दूं उस घटना का, क्यों दूं उस घटना का दोस्त किसी और को, सारा का सारा अपने से मरता हूँ। लेकिन तब से जब भी कोई लड़की गुजरती है तो आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। तब वो क्या शेर बना कि रवायत इश्क की बदल गई है यारो, अगर जलील होना हो मोहब्बत कर ले। कर लो। तो शायद तो आज की मोहब्बत साहब मुझे लगता है कहीं ऐसी ही चल रही है। जी, एक मेरा मुक्तक है, मैं आपको सुनाता हूँ जो मैंने लिखा है और बहुत लगभग आज से 7-8 साल वर्ष पहले लिखा हुआ था। जी। छुपा लो दिल की धड़कन में, छुपा लो दिल की धड़कन में, न तुझसे दूर हो पाऊं। हम्म। मेरा सोनित, मेरा सोनित सजा लो मांग में सिंदूर हो जाऊं। छुपा लो दिल की धड़कन में, न तुझसे दूर हो पाऊं। मेरा सोनित सजा लो मांग में सिंदूर हो जाऊं। बदलते हम्म। दौर के रिश्ते नहीं देखे किसी ने, पर बदलते आह, दौर के रिश्ते किसी ने, बदलते दौर के रिश्ते नहीं देखे किसी ने, पर अगर तुम साथ दो मेरा बहुत मशहूर हो जाऊं। अगर तुम साथ दो मेरा बहुत मशहूर हो जाएं। मैंने जी। गीतों पर हमेशा एक बात लिखी है, मैं आपको 4 लाइनें केवल वैसे ही गद्य में आपको सुनाता हूँ कि जी। मेरा अनुभव क्या है। जब जी। आंखें रोती हैं तो आंसू निकलते हैं, और हाँ जो हाँ निकलते हाँ। ही अपना अस्तित्व खो देते हैं। जब जी। आंखें रोती हैं तो आंसू निकलते हैं, जो निकलते ही अपना अस्तित्व खो देते हैं। और जब हृदय रोता है तो पीड़ा पैदा होती है, पीड़ा उत्पन्न होती है, जो गीत में हम्म। तब्दील हो जाती है। जिंदगी का वास्तविक अनुभव गीतों में ही है, इसे महसूस कर गीतों में ही। देखें या फिर गुनगुना कर। आह, आह, तो सबसे बड़ा विषय आज तक का रहा। मैंने साहित्य को छोड़ा काफी एक अरसा हो गया, क्योंकि एक पत्रकारिता का एक लंबा दौर हो गया। मैंने इस जी। वर्ष सोचा, वैसे प्रयास किया हुआ था कई बार, लेकिन मेरा प्रयास उस समय, शायद समय मेरे पास, समय का अभाव था, समय नहीं दे पाता था। तो इस कारण मैं कवियों से तो जुड़ा था, लेकिन कविता जी। मंचों को अपने मंच पर नहीं ला पा रहा था। फिर मैंने देखा कि साहित्य को जिंदा करने के लिए दैनिक जागरण, अमर उजाला, आज तक, न्यूज 18 इंडिया, दूरदर्शन, तमाम बड़े प्लेटफॉर्म उनको उठा रहे हैं। तो हम ऐसे में हम भी नहीं पीछे रहना चाहते थे कि एक ऐसा मंच कर दिया जाए कि हर रविवार को एक कवि सम्मेलन के नाम से कवि सम्मेलन हो, जिसमें दुनिया भर में बैठे हुए, केवल देश ही नहीं, विदेश की धरती पर, नेपाल है, अमेरिका है, हमारे बहुत सारे मित्र हैं अच्छे, जो वहाँ से चाहते थे, कई बार कह भी चुके थे। लेकिन अब हम कल से पहली शुरुआत करने जा रहे हैं। कल पहला कवि सम्मेलन है, और कवि सम्मेलन हमारा 1 घंटे का होगा। उसमें 10 प्रतिभागी रहेंगे, और हर बार हम बदलते भी रहेंगे, नए लोगों को भी लाते रहेंगे। और प्रयास यही रहेगा कि कवि सम्मेलन एक ऐसा
जो है वो जारी रहना चाहिए, ताकि हमारी नई रचनाएं, अनिल यादव अनिकेत जी की नई रचनाएं जो है वो जी लोगों तक पहुंचती रहें, लोगों को इंतजार रहे बिल्कुल अगले अगले रविवार का, कि अगले रविवार को हमको नई रचना सुनने को मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि जो मंचों पर कविताएं होती हैं, मंच 3 महीने या 6 महीने साल में 1-2 बार, 4 बार, 10 बार लगता है, उसमें हम अपनी 10 या 12 रचनाएं सुना पाते हैं। अगर कहीं बड़े प्लेटफॉर्म पर गए तो वहाँ 1-2 रचनाएं हमने एक बार सुनाई, साल में 1 बार बुलाया गया है, 6 महीने में बुलाया गया, तो साल में मैं कहता हूँ अगर आपको 3-4 बार बुला लिया गया तो 3 से 4 आप रचनाएं अपनी प्रस्तुत कर पाएंगे। जनता के बिल्कुल बीच बिल्कुल में आज प्रतिस्पर्धा इतनी है कि जनता ये चाहती है कि वो हर रविवार को आपको याद करे, आपको, क्योंकि वैसे तो हर रोज याद करना चाहती है। अगर आप एक दिन भी नहीं दिखे तो आपको भूल भी जाएगी, क्योंकि ये डिजिटल का दौर है। बिल्कुल 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 सोशल मीडिया के दौर में अगर आप एक दिन लापता हो गए तो आपको लापता घोषित कर दिया जाता है। मतलब अगर आप एक दिन भी अपने दर्शकों से नहीं जुड़े, लेकिन आपका अगर पता बदल गया कि नहीं, आप एटीवी न्यूज चैनल पर हर रविवार को मिलेंगे और आपकी नई रचनाएं भी लोगों को मिलेंगी, तो निश्चित तौर पर लोग सुनेंगे भी और बहुत मन से बिल्कुल सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे भी, सुझाव भी उनके आएंगे, दर्शक भी प्रेम करेंगे कि हाँ भाई हमको हर रविवार जो है मुलाकात हो रही है। तो ऐसे में जो ये प्लेटफॉर्म मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं आपसे भी चाहूंगा लाइव में ही कि कोई अगर सुझाव आप देना चाहें तो उस प्लेटफॉर्म में और क्या हम बदलाव कर सकते हैं। स्क्रीन तो आपको बाद में दिखेगी, हालांकि आपने पहले स्क्रीन देखी ही होगी, जो पहले के जी इंटरव्यू हैं उनमें दिया हुआ है, तो स्क्रीन को ठीक वैसा ही रखा जाएगा, लेकिन ये स्क्रीन में थोड़े से चेंजेस होंगे। जहाँ कवि का प्रोग्राम लगा है वहाँ कवि सम्मेलन लेके आएगा, नीचे भी पट्टियां होंगी, ऊपर भी होंगी, और बीच में जो 10 लोग हैं वो 10 के 10 लोग जो है उसमें रहेंगे। हाँ एक कवि हाँ महोदय को मंच संचालन दे दिया जाएगा और जी बाकी के जो कवि हैं वो वहाँ पर जो है बैठ करके अपना कविता पाठ करेंगे। उनको एक समय सीमा एक उनकी तय होगी कि इतना है, उनको समय जो है दे दिया जाएगा, 5 मिनट, 6 मिनट या जो भी समय रहेगा, क्योंकि 60 मिनट होंगे, उन 60 मिनट के अंदर ही सारा कुछ करना होगा। और मंच जी संचालन में कोई सुझाव आपका हो तो मैं चाहूंगा कि आप कवि सम्मेलन जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसके लिए भी आप सुझाव दें। जी जी बिल्कुल जैसा कि ऑनलाइन कार्यक्रमों में लगभग सहभागिता बनी रहती है, हर जी चौथे 8वें दिन कोई न कोई कार्यक्रम बना रहता है। तो जी अगर आप जो है 10 कवि रखते हैं एक कार्यक्रम में, तो मुझे लगता है कि 1 घंटे का समय थोड़ा कम है। इसको आप 1.5 घंटे करिए, तभी कार्यक्रम जैसा हो पाएगा। जी क्योंकि संचालक भी उसमें समय लेता है, तमाम औपचारिकताएँ होती हैं, और तो मुझे लगता है कि अगर जो है 5 या 6 मिनट नहीं मिलते हैं कवि को पढ़ने क्या के हम लिए। कवियों की संख्या को कम करें? क्या हम शुरुआत में 4 या 5 कवियों को लेकर के हम शुरू करें? हाँ, या तो हम नहीं, संख्या हो कम सकता करें है या तो समय समय तो बढ़ाएँ। 1 घंटा, जी, समय तो 1 घंटे का ही रहेगा। तो हम क्या तो फिर शुरुआत हम में 4 6 कवियों के साथ में कर सकते हैं? 6 6 या 6 कवियों को लेंगे बस। जी, 6 कवियों को। जी। 6 या 7 से ज़्यादा नहीं। नहीं, फिर 6 का पैनल ही बनेगा। एक तो 6 का बनेगा या 4 का बनेगा या फिर 8 का बनेगा या तो 10 फिर का बनेगा। तो हमें लगता है ये 6 का ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि संचालक भी समय लेता है, कवि को अगर 5-6 मिनट नहीं मिलते हैं, तो फिर वो कुछ बन नहीं पाता है उसका। ठीक है, विषय पर हम सोच रहे थे कि विषय को लगातार हम उठाएँ। उन विषयों जी, में से किस विषय को लेकर के, क्योंकि अभी थोड़ी देर में पैनल बन जाएगा और आपको भी मैसेज जो है प्राप्त हो जाएगा, उस ग्रुप में भी आप जो है जुड़ जाएँगे। जी। विषय कल कौन-सा रखा जाए? क्योंकि कल पहला शुरुआत है, तो कल तो कौन-सा हमें विषय लगता ठीक है रहेगा? इस विषय को जो है, हमें या लगता है कल कि फिर विषय जो है, साधारणतः कल शुरुआत की जाए कि नहीं, कल शुरू हो रहा है, विषय आगे से हम रखें? मुझे लगता है कि शुरुआत जो हो रही है, हमारे जो सामाजिक जो मूल्य गिर रहे हैं, तो जी, कल का विषय यही होना चाहिए कि हुँ, सामाजिक मूल्यों पर कविताएँ हों, जी, हमारे जी, संस्कारों पे कविताएँ हों, वो चाहे जी, छंद में हो, चाहे जो है मुक्तक में हो, चाहे किसी भी विधा में हो, लेकिन सामाजिक सरोकारों की कविताएँ हों। जी, ठीक है। क्योंकि हम शुरुआत करें तो समाज को एक दिशा देने का प्रयास करें शुरुआत से। नहीं, निश्चित ही। जैसा कि मुझे कोई लग और रहा है। रचना आपकी है जिसे आप रखना चाहते हैं, आप प्रस्तुत करना चाहते हैं या मंच पर? जी, जी। मतलब हम समझ नहीं पाए, हम क्या कहा आपने? मैसेज आ रहे हैं लगातार दर्शकों के कि कवि महोदय से कहिए कि वो रचनाएँ जो है अपनी कुछ और सुनाएँ। जी। बिल्कुल, 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 सुनाऊँगा।
जैसे मैं इस समय कुंडलिया पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, क्या बात है। जी, कुंडलिया ज़्यादा लिख रहा हूँ। अभी एक कुंडलिया लिखी थी थोड़े दिन पहले, बहुत ज़्यादा जो हाल चल रहा था देश का, उस पे देखिएगा हम्म, कि कलकत्ता कन्नौज हो मणिपुर या बंगाल, हम्म, कलकत्ता कन्नौज हो मणिपुर या बंगाल, दोषी का हक दंड है मिले उसे हर हाल, पर मिले उसे हर हाल हो चाहे अगड़ा पिछड़ा, कितना बड़ा नवाब और हो जलवा तगड़ा, 30 मार खा अनिल चाहे हो वो अलबत्ता, मिले सभी को न्याय मणिपुर से कलकत्ता, मिले सभी को न्याय मणिपुर से कलकत्ता। हाँ, ये जो शब्द आपने और बड़ा इसलिए पिरोया है कि 30 मार खां चाहे अनिल हो, तो इसमें दोनों जी जी, चीजें दिख 30 जाती मार हैं। खा अनिल चाहे वो हो अलबत्ता, मिले सभी को न्याय मणिपुर से कलकत्ता। बहुत खूबसूरत। जी। और कितना समय है आपके पास हमारे लिए? जी, बस हमारे आपके लिए मेरे पास 3 मिनट और बचे हैं। जी। 3 मिनट और बचे हैं। तो आज जो एक एक दो कुंडलियां और देता हूँ। जी। आज जो कविता का जो हाल हो रहा है, हम्म, वहां से कुंडलियां देखिएगा, कवि मंचों का क्या हाल है हम्म, कि हा हा ही कर रहा है कविता का मंच। हालांकि हम्म, ये मैं सीधे अपने अपनी उंगली अपने ऊपर उठा रहा हूँ, तो मैं भी कवि सम्मेलन के मंचों पे हूँ। और हम्म, अपना जो है, अपने ऊपर उंगली उठाना बड़ा साहस का काम होता है, तो मैं वो करने की कोशिश करता हूँ कि हा हम्म, हा ही कर रहा है कविता का मंच, जुगत हम्म, मंच की भीड़ रही करते खूब प्रपंच, करते हम्म, खूब प्रपंच, हाय कवि हो या चारण, मिले हम्म। उन्हें सम्मान गलत जिनका उच्चारण, बने अनिल कविराज उचारे मुंह से जी ही, लुटिया रहे दुआए हाय करी हा हा ही, लुटिया रहे दुआए हाय करी हा हा ही। बहुत खूबसूरत। तो हमारे साथ में आज थे विशेष मेहमान अनिल यादव अनिकेत जी, जो व्यंग कवि हैं और लगातार समाज पर लिखते रहते हैं। और पहले हम इनका जो है परिचय तो दे ही चुके हैं, और लगातार हमारे साथ में कवि सम्मेलनों में भी ये भाग लेने वाले हैं। इनका पहला साक्षात्कार था। और हम चाहेंगे कि अगर जो लोग हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आप भी लिखते हैं कविताएं, आप भी लिखते हैं शेरो शायरी, और आप कविता पाठ के शौकीन हैं लेकिन आपको मंच नहीं कोई मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर आप हमारे स्क्रीन पर नीचे चल रहे नंबरों पर आप संपर्क कीजिए। चैनल आपको मंच देगा, और अगर आपकी कविताएं अच्छी हैं तो आप और आगे जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज़ चैनल। जय हिंद। वंदे मातरम।